गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष हियर। एमटेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। आज इनकम टैक्स कंप्यूटेशन देखेंगे और देखेंगे उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर फिनेंशियल ईयर 1920। 1920 के लिए जो टैक्स स्लैब है वो है 2,50,000 तक नील रेट, और ये उनके लिए है जिनका एज 60 ईयर्स के अंदर है। मीन्स वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके लिए है ये रेट। अप टू 2,50,000 नील रेट, 2,50,000 टू 5 लाख तक का अगर इनकम है तो उनको 5% से टैक्स लगता है। 5 लाख टू 10 लाख पे 20% का टैक्स लगता है, एंड एबव 10 लाख 30% का टैक्स है। फिर ये टैक्सेस के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है, जो भी आपके टैक्सेस का अमाउंट कैलकुलेट होके आता है। बट यहाँ पे एक और भी प्रोविज़न है 1920 के लिए कि अगर आपका टोटल इनकम मीन्स कि जो भी ग्रॉस इनकम है आपका, उसमें से डिडक्शन वगैरह डिडक्ट करने के बाद अगर वो इनकम आपका 5 लाख तक होता है या फिर उसके अंदर है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 5 लाख के ऊपर एक्सीड होता है इनकम, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन, उस केस में आपको ये 2,50,000 के ऊपर जो टैक्स स्लैब है वो स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना होता है। तो ये उनके लिए बेनिफिट है जिनका इनकम 5 लाख तक है, उनके अंदर है, आफ्टर डिडक्शन होता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट अर्न करेंगे और उसमें से कितना डिडक्शन लेके इनकम 5 लाख तक ले सकते हैं। मीन्स अपन जीरो टैक्स पे करेंगे इनकम पे। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने निकाला है कि अगर साल का कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल 12 लाख रुपीज अर्न करता है, मीन्स लाख रुपया महीने का अर्न करता है, फिर भी उनको टैक्स जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई भी टैक्स लायबिलिटी उन पे आएगी नहीं, क्योंकि ये आफ्टर डिडक्शन उनका जो टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख रुपीज या उसके अंदर आएगा। एंड देन इन सच केसेस उनको कोई भी टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्सेस पे नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं ये 12 लाख के इनकम पे कैसे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा कोई भी। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है इनकम 11,90,000 का सैलरी इनकम है, एंड देन 10,000 का कंसीडर किया है कि अदर इनकम है, दैट मीन्स ये बैंक इंटरेस्ट जो मिलता है वो है। तो फर्स्ट यहाँ पे सैलरी, ग्रॉस सैलरी इनकम 11,90,000। यहाँ पे FY 1920 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। जो भी आपका सैलरी है उससे 50,000 तो वैसे ही कम हो जाएगा। देन उसके बाद ये प्रोफेशनल टैक्स 2,500 वो डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये 52,500 ये डिडक्ट होने के बाद आपका सैलरी यहाँ पे बचता है 11,37,500 का। 11,90,000 माइनस 52,500। देन आते हैं अभी हाउस प्रॉपर्टी। नॉर्मली हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं वो होम खरीदने के लिए। तो वो केसेस में जो होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं उसका भी डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर, जो प्रिंसिपल आपने रीपे किया है, और आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उसका भी सेपरेट डिडक्शन मिलता है। ये सेपरेट डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी मिलता है अंडर सेक्शन 24, फिर आपको चैप्टर 6 के अंदर भी उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको अंडर सेक्शन 24 2 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने वो जो हाउस प्रॉपर्टी है आपका वो लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है, तो जो आपको रेंट आएंगे उस पर 30% का भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये 2 लाख का डिडक्शन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि कोई रेंट नहीं आ रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी, उस पर कुछ भी रेंट नहीं है, तो ये उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा नहीं। बट 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट कंसीडर किया है कि वो क्लेम करेंगे, होम लोन है तो उस पर इंटरेस्ट क्लेम करेंगे 2 लाख रुपए का। पर ये 2 लाख रुपए ऐसा फिक्स नहीं मिलता है। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा भरा है या 2 लाख भरा है तभी आपको ये 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का। अदर इनकम बैंक इंटरेस्ट कंसीडर किया है 10,000 का। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आपका होता है 9,47,500। ये 9,47,500 सैलरी 11,37,500, देन 2 लाख रुपए का डिडक्शन आ गया माइनस, एंड देन 10,000 इंटरेस्ट ऑन
सेविंग बैंक अकाउंट। अभी ये ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन होता है चैप्टर 6 के अंदर मिलता है, एटीसी एटीडी ये सब डिडक्शंस, वो रिड्यूस होएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि चैप्टर 6 के अंदर कितना मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। तो फर्स्ट तो एटीसी के अंदर जो कि 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, और ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, लाइक एलआईसी में आप इन्वेस्ट करेंगे, पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट जो टैक्स सेविंग होता है 5 years का उसमें करेंगे, म्यूचुअल फंड है, लोन रिपेमेंट का, ट्यूशन फीस और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है जो एटीसी के अंदर उसका डिडक्शन मिलता है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट का आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। देन एक नेक्स्ट सेक्शन आता है अंडर सेक्शन 80CCD1B, ये है नेशनल पेंशन स्कीम का। अभी नेशनल पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, वो उसका डिडक्शन आपको 80C के अंदर भी मिलता है। बट आपका अगर 80C के अंदर 1,50,000 रुपए का लिमिट फुलफिल हो गया है, उसके बाद भी आपका कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपका एनपीएस अकाउंट का 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है 80CCD1B के अंदर। देन उसके बाद आता है 80CCF, ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए है। ये गवर्नमेंट का जो बॉन्ड रहता है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20,000 का डिडक्शन वहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद आता है 80D, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपीज़ ये कैसे आएगा? यहाँ पे जो डिडक्शन मिलता है 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो रहता है 25,000 का डिडक्शन मिलता है फॉर सेल्फ एंड 25,000 डिडक्शन फॉर पेरेंट्स। और ये 25,000 तब मिलता है जब भी आपका एज या आपके पेरेंट का एज 60 ईयर्स के एज है, मीन्स वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उनको उनका जो डिडक्शन का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, 25,000 से वो 50,000 हो जाता है। तो अगर कोई केसेस है जिसमें कि दोनों भी एसएससी भी है मोर देन 60 ईयर्स एज और उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली रहेंगे 60 ईयर्स एज, तो उस केसेस में 50,000 प्लस 50,000 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन में कंसीडर किया है कि जो एसएससी है सेल्फ, वो लेस देन 60 ईयर्स एज है, एंड जो पेरेंट है वो मोर देन 60 ईयर्स है। तो सेल्फ के लिए 25,000 का डिडक्शन लिया है और पेरेंट के लिए 50,000 का डिडक्शन लिया है, 25,000। तो टोटल 80C के अंदर 75,000 का डिडक्शन क्लेम किया है यहाँ पे। दूसरा एक सेक्शन आता है उसके बाद 80EE। 80EE के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगेन मिलता है ऑन टॉप ऑफ अलाउड अंडर सेक्शन 24 के अंदर जो आपको 2 लाख रुपए का मिला था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट का डिडक्शन। उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा भरा है 2 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट भरा है हाउसिंग लोन पे, तो आप उस पे भी डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 का, ये अंडर सेक्शन 80EE। बट अंडर सेक्शन 80EE जो है वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए है कि आप ये ईयर में अगर लोन आपका सैंक्शन हुआ है तभी आप ये 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। देन इसको एक्सटेंड करने के लिए जो डिडक्शन है, एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑन टॉप ऑफ 2 लाख रुपीज, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने एक और सेक्शन लाया 80EEA। अब यहाँ पे भी सेम चीज का डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन टॉप ऑफ अलाउड अंडर सेक्शन 24, और यहाँ पे जो डिडक्शन का अमाउंट है वो इंक्रीज करके 1,50,000 रुपये कर दिया। तो ये 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आप 80EE के अंदर ले सकते हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर 1920 से एप्लीकेबल है। बट ये दोनों भी केसेस में, दोनों भी 80EE एंड 80EEA दोनों भी कंडीशंस में डिडक्शन लेने के लिए दोनों सेक्शन के अंदर आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं जो इसके अंदर है। लाइक ये आपका ये फर्स्ट होम होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर्टी कितने का है उसका एक लिमिट है, फिर लोन कितने का सेक्शन करा रहे हैं उसका एक लिमिट है। तो आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा एजम्पशन लिया यहाँ पे कि हाउसिंग लोन है 2 लाख रुपए से ज़्यादा का और 1.5 लाख रुपया यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। देन उसके बाद एक 80TTA का
डिडक्शन मिलता है, जो आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है उसका 10,000 तक आपको रिबेट मिल जाता है एटीटीटी के अंदर, तो आप वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे डिडक्शंस मिला के टोटल डिडक्शन 4,55,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम था 9,47,500। देन यहाँ पे डिडक्शंस आया 4,55,000, तो ये नेट जो टोटल इनकम बनता है हमारा वो है 4,92,500 ओनली। तो ये 5 लाख से कम है, तो 5 लाख से कम है तो इस पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी आएगा नहीं, इसका टैक्स लायबिलिटी होएगा नील, इस पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं। देन एक कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमने मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लिया है। तो नॉर्मली ये 3,50,000 इंटरेस्ट मे बी कि कुछ एसएससीज को हो नहीं, तो इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल के साथ देखते हैं कि अगर किसी एसएससी का हाउसिंग लोन है नहीं और उनको वो इंटरेस्ट पे नहीं करते, तो उनको कितने इनकम पे टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सेम फॉर्मेट इधर लेते हैं और यहाँ पे एक्चुअली उनका जो इनकम है 3 लाख कम करेंगे यहाँ पे, तो उनका टैक्सेस 0 आएगा, वो कम कर दिया। 80E के अंदर जो 1,55,000 का था इसको 0 कर दिया। फिर ये केसेस में टोटल इनकम आता है, अगर आप वही 12 लाख का इनकम कंसीडर करते हैं तो फिर टोटल इनकम आता है वो आता है 8,42,500। तो 8,42,500 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस कैसे पे करना पड़ेगा, तो उसका एक कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो ये 8,42,000 है, तो फर्स्ट 2 लाख आपका 0, देन 2,50,000 to 2,05,000 मीन्स कि 2,50,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो है 5% के रेट से 12,500। देन 5 लाख टू 10 लाख का रेट है कि 20% पे करना है, तो मीन्स 5 लाख से एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे 3,42,500। तो 3,42,500 के ऊपर इंटू 20%, तो ये टैक्स आता है आपका 68,500। एवं 10 लाख 0, टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई, दिस प्लस दिस 81,000। देन आपको इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है एट द रेट 4% ऑन जो भी आपका टैक्स अमाउंट है उसका 4% होता है, ये इनकम का नहीं होता है। दिस इज इंटू 4%, ये आता है 3,240 प्लस दिस। तो अगर आपका 12 लाख का इनकम है और कोई भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है नहीं, फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो जो टैक्स आएगा वो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और इस केसेस में आपको 84,240 है। अदर डिडक्शन मैंने सेम रखा है, सिर्फ जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो निकाल दिया। अभी यहाँ पे जो डिडक्शन मिलते हैं, जो बेनिफिट है कि 5 लाख से कम रहेगा अपना टोटल इनकम, तो वो केसेस में 0 टैक्स है, तो वो भी अपने को अभी वो क्लेम नहीं कर सकते। एंड देन जो नॉर्मल स्लैब है 2,50,000 के ऊपर जो टैक्सेस आ रहे हैं वो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे।
इवन अगर 5 लाख के फर्स्ट केसेस में देखते हैं कि 5 लाख 1 रुपीज़ भी होता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको जो एक्स्ट्रा 1 रुपीज़ है 5 लाख के ऊपर उस पर आपको पे करना है। फिर आपको जो स्लैब है कि 2,50,000 के ऊपर से टैक्स कैलकुलेट करना चालू होता है, तो फिर उस केसेस में आपको वो स्लैब के हिसाब से ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आया था, ग्रॉस टोटल इनकम आया था 4,92,500। अभी 501 रुपीज़ लेते हैं और देखते हैं कि उस पर कितना टैक्स आता है। 5 lakhs minus this into 7,500 का मैं यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ 1 रुपया ज़्यादा लेता हूँ और फिर देखते हैं उस पर क्या लायबिलिटी आती है। प्लस एंड 7,500 कम आया था, 7,501 लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऐड कर देता हूँ और ये ऐड कर देता हूँ मैं। अभी 7,501 से हमारा इनकम बढ़ गया, तो जो हमारा टोटल इनकम आएगा वो 5,01 रुपी। अभी ये केसेस में अगर 5,01 रुपीज़ हो गया, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 रुपया एक्स्ट्रा आया तो उस पर टैक्स भरने का। अभी ये केसेस में जो टैक्स आएगा वो रहेगा अप टू 2,50,000 नील, देन 2,50,000 टू 5 लाख, ये फिर 12,500 आएगा। 2,50,000 इंटू 5%, देन 1 रुपीज़। अभी इसका तो 1 रुपीज़ लिया है तो ये राउंड ऑफ में निकल जाएगा इंटू 20%। ठीक है, अभी ये टैक्स लायबिलिटी हो गई राउंड फिगर 12,500 का। फिर ये 12,500 के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आएगा 4%। तो 12,500 इंटू 4%, 500। तो अगर आपका 5 लाख के 1 रुपया भी ज़्यादा होता है, फिर वो केसेस में भी आपको 13,000 का टैक्स लायबिलिटी आता है। तो ये टैक्स कैलकुलेशन है। मैंने ये जो भी डिडक्शंस है, और यहाँ पे जो डिडक्शंस है मैंने वो डिडक्शंस लिए है जो नॉर्मली सारे लोग इन्वेस्ट करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं ये चैप्टर 6 के अंदर, लाइक एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो उसका जो भी ईएमआई होता है, जो पे करते हैं आप इंटरेस्ट वगैरह, उसका फुल इंटरेस्ट का फुल डिडक्शन मिलता है। और भी बहुत सारे सेक्शंस है। एक डिडक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो वो उसका अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं ये, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। ये सीट भी उसके अंदर डालता हूँ। अगर आपका इनकम इससे वेरी होता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे वेरी होता है, तो आप ये एक्सेल सीट डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके, और जो भी आपका फिगर है इनकम का, डिडक्शंस का, वो फिगर यहाँ पे डालिए। ये इसमें फॉर्मूला है, आप जैसे फिगर डालेंगे तो वो टैक्स कैलकुलेट करके बताएगा आपको कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है। थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो।